हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त हनुमान राम गोदारा फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल HRG क्लासेस बाड़मेर के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मैं जैसे ही नया वीडियो लाऊंगा तो आप उसको ज़रूर देखें, आगे भी शेयर करें। और आज देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या कुछ नया होने वाला है। तो विषाणु या वायरस के बारे में जैसा कि आप इस थंबनेल के ऊपर देख पा रहे हैं, तो इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं आखिरकार ये वायरस जो है इतना खतरनाक क्यों है। इन्होंने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। तो ये वायरस वास्तव में क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, किसने पहचाना था सबसे पहले, इसके बारे में आज पूरा अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे शुरुआत करते हैं। अपन क्या है कि इसमें विषाणु या वायरस होता क्या है। पहली बात तो ये, तो वायरस की खोज जो है सबसे पहले किसने की थी दोस्तों, वनस्पति वैज्ञानिक इवानोवस्की, जिस रूस के थे। इन्होंने इसकी खोज की थी 1892 ईस्वी के अंदर। तो होता क्या है दोस्तों कि पादप के अंदर ये एक तंबाकू की पत्ती थी, उसमें ये रिसर्च कर रहे थे कि इसके अंदर मोज़ेक रोग जो है वो किस कारण से हुआ है। तो मोज़ेक रोग हुआ था टोबैको मोज़ेक वायरस के कारण। तो उस वायरस के कारण ही उसके अंदर रोग हुआ था और वायरस की खोज इवानोवस्की ने कर ली दोस्तों। इसके बाद में धीरे धीरे वायरस जो है पहचाना जाने लगा और इसके अलग अलग वेरिएंट आने लगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो वायरस है और इसका अलग अलग नाम भी दिया गया। तो क्या क्या नाम दिया, जैसे वायरस को जीवित तरल संक्रामक का नाम किसने दिया था, लुई पास्चर और बिजरिंक जो हैं, इन्होंने कहा था कि ये एक जीवित और तरल संक्रामक वायरस है। वायरस नाम नहीं दिया था, उन्होंने क्या कहा था, जीवित संक्रामक तरल पदार्थ है। और एड्स के विषाणु को कब खोजा गया था, 1986 में। मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस जिसका नाम था हिंदी में, और इसको HIV कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और इसके बाद में विषाणु जो होते हैं या वायरस जो होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और परजीवी होते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं और अकोशिकीय होते हैं। इसमें कोशिकीय रूप इसका नहीं होता है, इसके अंदर कोशिका नहीं होती हैं, और विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन के कण के रूप में होते हैं जो जीवित परपोषी के अंदर रहकर जनन करते हैं और गुणन के विधि के द्वारा ये जनन करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद होता है कि विषाणु को सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देख पाते हैं और खुली आंखों से देखना नामुमकिन है। और विषाणु के अध्ययन को दोस्तों विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं कि विषाणु की संरचना कैसी होती है। तो विषाणु की जो रचना है उसमें प्रोटीन के आवरण में घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। जो ये न्यूक्लिक अम्ल जो तो किससे घिरा होता है, प्रोटीन के आवरण से। उस प्रोटीन का नाम क्या है दोस्तों, वायरस प्रोटीन। और बाहरी आवरण जो होता है वो कैप्सिड है। वो बहुत ही प्रोटीन इकाइयाँ होती है, बहुत सी प्रोटीन इकाइयाँ मिलकर के क्या बनाती हैं, बाहरी आवरण। जैसे ये प्रोटीन इकाइयाँ हैं, एक देख पा रहे हैं वायरस प्रोटीन की बहुत सारी इकाइयाँ जुड़ करके क्या बनाती हैं, बाहरी आवरण या कैप्सिड का निर्माण करती हैं दोस्तों। इसके बाद क्या होता है कि जिनमें क्या कहा जाता है, इनको कैप्सोमियर। और संपूर्ण कण को क्या कहा जाता है, वायरॉन। ये संपूर्ण कण को क्या कहा जाता है, वायरॉन दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विषाणु हैं इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो प्रकृति में ये परपोषी के आधार पर कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। परपोषी मतलब दूसरे से पोषण प्राप्त करते हैं। एक तो होते हैं पादप विषाणु। पादप विषाणु जो होता है उसके अंदर मुख्यतः जो आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है, RNA, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और इसमें मुख्यतः एग्जाम्पल कौन सा है, टोबैको मोज़ेक वायरस TMV। और जंतु वायरस के अंदर हम देखते हैं तो इसके अंदर जो है DNA और RNA जो है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में दोनों पाए जाते हैं। और इसमें जैसे मम्प्स वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये दोनों प्रकार के वायरस इसके अंदर आते हैं। इसके बाद तीसरा आता है बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी। इसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ DNA पाया जाता है। और इसमें एग्जाम्पल के रूप में T2 फेज जो है कौन सी, T2 फेज इस विषाणु का नाम है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अपन की विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। कैसे हैं ये, जो है सजीव के अंदर रहकर भी जनन करता है, वृद्धि करता है, निर्जीव के ऊपर पड़ा रहकर भी ये जिंदा रह सकता है दोस्तों। इसलिए सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। सजीव जो होते हैं इसमें कौन कौन से गुण, मतलब इसमें सजीव के कौन कौन से गुण होते हैं, निर्जीव के कौन कौन से गुण होते हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। तो हम उसके बाद हम आसानी से कह पाएंगे हाँ ये सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की योजक कड़ी है। तो सजीव जो होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। जब ये सजीव के अंदर रहता है तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है इसके अंदर RNA
या कौन सा होता है, डीएनए। इन जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं इनका क्या होता है, द्विगुणन होता है, इसका गुणन होता है, और जीवित कोशिका में पहुंचते ही क्या हो जाते हैं, ये सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए ये जीवित सजीव भी कह सकते हैं इनको। एंजाइम्स का संश्लेषण शुरू कर देते हैं, इसलिए इनको सजीव कहना मुनासिब होगा। इसके बाद देखते हैं कि निर्जीव। अब निर्जीव कैसे हैं, तो ये कोशिका के रूप में नहीं होते हैं, अर्थात ये सेल के रूप में नहीं होते हैं दोस्तों। तो ये सेल जो होती है वो सजीव की श्रेणी में आती है, परंतु ये जो होते क्या होते हैं, निर्जीव की श्रेणी में भी आते हैं। तो सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाने जाते हैं। इनको क्या है, निर्जीव के रूप में क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतल में भरकर कई वर्षों तक इसको रखा जा सकता है। अगर इसको हम क्रिस्टल बनाकर एक बोतल के अंदर भरकर सालों, हजारों साल, लाखों साल रख देंगे तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। जो ही ये सजीव के अंदर जाएंगे वापस से एक्टिव हो जाएंगे। इस कारण ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो इस कारण क्या होता है, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, कई वर्षों के बाद में भी ये एक्टिव हो सकते हैं। जैसे कि हम आज तक सुन पा रहे हैं कि बहुत सारे वायरस हैं वो हमारी जो हिमालय की बर्फ़ है उसके नीचे दबे पड़े हैं, तो उसको पिघलने से वो बाहर भी निकल सकते हैं और एक्टिव होकर के मानव जात के लिए खतरा भी बन सकता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि विषाणु जो होता है या वायरस जो होता है इसके क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियां हैं। कुछ लाभ भी होते हैं तो कुछ हानियां भी होती हैं। कोई भी जो चीज़ होती है उसके दो पहलू होते हैं, एक होता है लाभ, एक होती है हानि। तो हम पहले लाभ देख लेते हैं इसके क्या क्या है, इसके बाद हानि तो है ही है। तो लाभ में देखते हैं कि ये जैव विकास के अध्ययन में इसका अध्ययन किया जाता है। जब ये सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की योजक कड़ी, तो इसमें क्या होता है, काफ़ी समय तक ये नष्ट नहीं होते हैं, तो इसमें जैव विकास किस प्रकार से उसका अध्ययन किया जा सकता है। और जल को खराब होने से बचाने में भी जीवाणु भोजी जो हैं उसका उपयोग होता है। नील हरित शैवालों की सफाई के लिए भी इसका उपयोग होता है, इसलिए ये लाभकारी होते हैं। इसके अलावा इसमें हानियाँ भी बहुत हैं, जैसे पौधों में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं जिसके कारण पौधे अनेक रोगों से ग्रसित होकर के मर जाते हैं। तो इसमें टीएमवी है, पीएमवी है, जैसे टोबैको मोजेक वायरस, पोटैटो मोजेक वायरस, इस प्रकार के मोजेक मतलब चितकबरा रोग हो जाता है उसके अंदर, तो ये खराब हो जाते हैं पौधे। और जंतुओं में भी अनेक रोग हो जाते हैं, जैसे खचरा है, चेचक है, हर्पीज है, इन्फ्लुएंजा है, पोलियो है, रेबीज है, एड्स है, ट्रेकोमा है, गलसुआ है। इस प्रकार के अनेक रोग विषाणुओं से हो जाते हैं। तो दोस्तों इन रोगों को याद रखना है कि कौन से विषाणु जनित और कौन से जीवाणु जनित, इसमें अंतर करना भी आसान हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं एक वायरस से होने वाला एक खतरनाक रोग है, उसका नाम है एड्स। एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। और इस जो वायरस है इसका, उस वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसकी वजह से ये होता है। इस रोग के कारण क्या होता है, मनुष्य के शरीर की प्रतिरक्षा जो है, या प्रतिरक्षा में इम्यूनिटी कह सकते हैं, वो बिल्कुल ही नष्ट हो जाती है। और इसकी वजह से अनेक शरीर जो है अनेक गंभीर रोगों की चपेट में आ जाता है और बार बार उनको बुखार वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें, उसमें चक्कर आना वगैरह होता रहता है। इसलिए ये अनेक रोगों की चपेट में आ जाता है और मनुष्य पूर्ण रूप से कमज़ोर होकर के अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और इसमें हम देख पा रहे हैं, इसमें HIV वायरस जो है इसकी स्ट्रक्चर है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन लगी हुई है चारों तरफ, और इसमें जो कैप्सिड है और वो उसमें प्रोटीन होता है इसमें। इसके अलावा इसमें RNA जो है वो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। इसमें वायरल एनवलप पाया जाता है चारों तरफ, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा इसमें गुणन होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं एड्स जो है ये होने के कारण क्या है और इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। इन दोनों का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो एड्स कैसे होता है, संक्रमित रक्त आदान करने पर, जब कोई भी हम ब्लड का आदान प्रदान करते हैं तो हम संक्रमित हो जाते हैं। कोई भी संक्रमित व्यक्ति उसके ब्लड को हम एक दूसरे में, जैसे एड्स से संक्रमित है और उसका रक्त हम दूसरे किसी में चढ़ा देंगे तो वो संक्रमित हो जाएगा और एड्स उसको हो जाएगा। इसके बाद असुरक्षित यौन संबंध, जब यौन संबंध बनाए जाते हैं उस समय ध्यान नहीं रखा जाता है, उस समय किसी प्रकार की कोई न कोई गलती कर रहते हैं लोग, इस वजह से भी एड्स होने की संभावना रहती है। और इसके बाद संक्रमित सुइयों के प्रयोग करने से भी एड्स फैलता है। संक्रमित माता के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी
एड्स फैल सकता है और संक्रमित व्यक्ति के सामान जो है उसके प्रयोग करने से भी एड्स फैल सकता है। तो एक ही, और इससे बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, तो एक ही सहभागी जिससे संक्रमण ना हो उसे यौन संबंध रखना चाहिए, एक से अलावा नहीं रखना चाहिए, और संभोग के समय कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। स्टरलाइज्ड सुइयों का प्रयोग करना चाहिए ताकि एक दूसरे से आगे नहीं फैल सके, और एक बार लगाई हुई सुई को फेंक देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें एक नोट ध्यान रखना है कि एड्स जो है साथ में भोजन करने, बातचीत करने या चुंबन या साथ में रहने से नहीं फैलता है, परंतु इसमें कुछ अंदर की चीज़ों का प्रयोग करने से ही ये होता है। इसके बाद देखते हैं कि एड्स निवारक कुछ औषधियाँ हैं। अब कौन कौन सी औषधियाँ हैं उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। HIV थर्ड है, कॉम्बिनेशन थेरेपी है, एजिडोथाइमिडीन है, AZD3, इसके बाद सुरामीन है, साइक्लोस्पोटिन है, रिबाबाइरिन है, अल्फा इंटरफेरोन है, और HPA23 है, और 2,3 डाइडिऑक्सीसाइटिडीन। इस प्रकार की कुछ औषधियाँ लेने से भी एड्स कुछ हद तक ठीक हो सकता है, परंतु इसका जो है मेन उपचार क्या है, इसका जो मेन उपचार है वो है बचाव। तो बचाव ही इसका उपचार है, इसके अलावा इसका कोई उपचार नहीं है दोस्तों। इसके बाद कोरोना वायरस जो हाल ही में चर्चा में है, और इसने 2 साल या 3 साल हो गए हैं कह सकते हैं, क्योंकि कोविड जो है कोरोना वायरस डिजीज़ ये 2019 के अंदर फैली थी। उसके बाद लगातार चलती जा रही हैं और अलग अलग वेरिएंट इसके आते जा रहे हैं, इसलिए इसको कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। तो ये क्या है कि चीन के वुहान शहर से निकला एक वायरस है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, और WHO ने इसे 2021 में, या 21वीं सदी हम कह सकते हैं, तो 21वीं सदी की महामारी इसको घोषित कर दिया है। इससे पहले भी 100 साल के अंतराल में पहले भी महामारियां आ चुकी हैं, जिसकी भरपाई हम अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, परंतु हर 100 साल के बाद में न कोई महामारी आ ही जाती है। इस वायरस के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं कि सिर दर्द है, बुखार है, सांस लेने में तकलीफ है, और फेफड़े जो होते संक्रमित होकर के संकुचित हो जाते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो ये काफ़ी घातक वायरस साबित हो रहा है। इसका इलाज कोई अभी तक पुख्ता इंतजाम नहीं हो पाए हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक वैक्सीन से रोका जा सकता है, परंतु पूर्ण इलाज नहीं संभव है अभी तक। इसमें कुछ भारत की कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, इसके अलावा कुछ विदेशी जैसे फाइजर है, मॉडर्ना है, इस प्रकार की वैक्सीन से इलाज चल रहा है। तो इस प्रकार के वायरस से हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें सभी लोगों को संक्रमित होने से बचना चाहिए, और पूर्ण रूप से ध्यान रख करके आगे से आगे अपन को एकजुट होकर के काम करेंगे, तभी इन बीमारियों से निपट पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।